आप सभी को स्वागत है पुनः। और आज हम लोग जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, खासकर जो एफएओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक विशेष टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और एक ऐसा टॉपिक है जो हर विद्यार्थी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत ही क्रिटिकल लगता है। जितने बार एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी में से आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे आप लोग को कि जीडीपी को किस तरीके से मेजर करते हैं, और इस तरीके से जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, देखते होंगे कि नेशनल इनकम क्या है, इसके अवयव को लिखें। व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम, हाउ नेशनल इनकम इज मेजर। राष्ट्रीय आय को क्या है, राष्ट्रीय कैसे मेजर किया जाता है, राष्ट्रीय आय को बताएं। और राष्ट्रीय और इकोनॉमिक वेलफेयर में यानी आर्थिक कल्याण में संबंध को बताएं। राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट में क्या क्या समस्याएं होती है, राष्ट्रीय आय का ट्रेंड्स क्या है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप को क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जनरली बीपीएससी ऑप्शनल एग्जामिनेशन में। जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन तो उसमें पूछा जाता है। वैसे जो एफएओ के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बस हम यही सजेस्ट करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को 5 से 600 वर्ड में लिखने का प्रयास कीजिए। हालांकि आपको 500 वर्ड में लिखना है तो 5 से 600 वर्ड में लिखिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाइएगा वैसे वैसे टॉपिक आपको आसान होते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप लोग को एकदम बहुत बेसिक से। देखिए, बहुत ही सिंपल बात, जैसे कि मान लिया कि ए कोई कंट्री है। देखिए, मान लिया कि ए कोई कंट्री है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ए कोई कंट्री है, इंडिया है तो जो भी है। तो इसमें ये जो लाइन होता है, जैसे देखिए है ना, हम लोग बात करते हैं, हम उतना अच्छा तो नहीं डायग्राम बन पाएगा। जैसे कि मान लिया कि ये इंडिया है, तो ये जो इंडिया देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ये क्या है, इस लाइन को ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं। और इसके अंदर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं, इसके अंदर वाले एरिया को डोमेस्टिक एरिया कहते हैं, इसके बाहर वाले एरिया को हम लोग फॉरेन एरिया कहते हैं, है ना। तो ये हमारा डोमेस्टिक एरिया हुआ। तो इसके अंदर जो भी सामान का उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। समझ गए। तो चलिए उसी तरीके से मान ली ए कंट्री है, ये लाइन जो है हमारा, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहलाता है, भौगोलिक लाइन हमारा कहलाता है, भौगोलिक क्षेत्र हमारा है। तो अब इसमें मान लिया कि दो सामान है, एक मान लिया कि आपका एप्पल है, ठीक है, एक मान लिया एप्पल है और एक मान लिया व्हीट है कि नहीं, एक मान लिया व्हीट है, दो सामान है। तो इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक बार जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय को जो मेजर किया जाता है सीएसओ के द्वारा, वो एक अकाउंटिंग ईयर के लिए किया जाता है। भारत का अकाउंटिंग क्या है, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो पीरियड है उसे हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच जो सामानों का उत्पादन होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो समझिए, आप देखिए एप्पल है, तो मान लिया कि इसका उत्पादन जो है 20 केजी का होता है, इसका उत्पादन जो है 30 केजी का है। समझ गए। अब इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है बाजार में, इसका जो है प्राइस है, मान लिया कि 10 रुपये किलो है, इसका मान लिया कि 5 रुपये केजी है, रुपीज है, रुपीज है। समझ गए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो देख रहे हैं एप्पल 20 किलो, एक केजी में ले लेते हैं या टन में ले लेते हैं, चलिए केजी में लेते हैं समझने के लिए। एप्पल है, ये व्हीट है, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ये आपका कहलाता है डीपी। डीपी मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोग जब कोई वैल्यू निकालते हैं ना किसी चीज का, एक निकालते हैं ग्रॉस, एक निकालते हैं नेट। तो ग्रॉस और नेट में अंतर होता है डेप्रिसिएशन का। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे जब हम मशीन से काम करते हैं तो उसमें जो टूट फूट होती है, उसमें जो खर्च होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं, या उसे हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, इसको मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं, या वियर एंड टियर कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए ये जो डीपी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किस रूप में, तो इसको जीडीपी कहते हैं। जी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो 10 रुपया मूल्य है, ये जो 5 रुपया मूल्य है, ये क्या है, बेसिकली ये मार्केट प्राइस है। क्या है, मार्केट प्राइस है। तो देखिए ये क्या हो गया,
इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। लिखिए, हम आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी, जीडीपी मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब होता क्या है? जीडीपीएमपी इज मनी वैल्यू। ये क्या है? ये मनी वैल्यू है। किसका? जैसे निकालेंगे अभी तो बेसिकली जीडीपीएमपी जो होता है, जैसे कि अब हम 20 किलो उत्पादन किए, इसका 10 रुपया बाजार मूल्य है, तो अगर हम बेचेंगे तो 20 गुने 10 कितना हो जाएगा? 200, और इसमें 30 गुने 5 कितना हो जाएगा? 150। हम जैसे कि अब ये एप्पल हुआ 20 किलो, इसका बाजार में हम बेचें कितना पैसा मिले? कैसे निकालते हैं? किसी भी सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसका मूल्य कैसे निकालते हैं, उसका एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, उसका इनकम कैसे निकालते हैं? तो हम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं। तो देखिए अब आराम से इसको समझते हैं। पहले उसके बाद लिखेंगे जीडीपीएमपी इक्वल टू, है ना, कैसे निकालेंगे? प्राइस ऑफ एप्पल इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल, तो निकल जाएगा कितना इनकम हुआ, प्लस प्राइस ऑफ व्हीट इंटू क्वांटिटी ऑफ व्हीट, तो गेहूं से कितना इनकम हुआ वो निकल जाएगा। अगर तीसरा आइटम होता, चौथा आइटम होता, तो इसी तरीके से हम लोग निकालते, जहां पर वेयर पी ए का मतलब क्या हुआ और क्यू ए का मतलब क्या हुआ? पी ए का मतलब हुआ प्राइस ऑफ एप्पल पर यूनिट, और क्यू का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ एप्पल। क्या हुआ? क्वांटिटी ऑफ एप्पल। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पी डब्ल्यू का, तो प्राइस ऑफ व्हीट, और क्यू का मतलब, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ व्हीट। क्या हुआ? क्वांटिटी ऑफ व्हीट। तो देख रहे हैं प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल लिख सकते हैं, यानी कि सेव का मूल्य और सेव की क्वांटिटी। सेव करेंगे तो जैसे मान लिया कि कोई किसान 20 किलो उत्पादन करता है या 20 टन उत्पादन करता है, उसको 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेचता है, तो उसको कितना पैसा आएगा? है कि नहीं? कोई किसान गेहूं का उत्पादन करता है, कोई फैक्ट्री में कोई सामान को उत्पादन करता होगा, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो टोटल हमारा रेवेन्यू आ जाता है, टोटल हमारा इनकम मिल जाता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे निकालते हैं। जो प्राइस है देख रहे हैं कितना है? 10 है, तो 10 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा? 200, और प्लस कितना हो जाएगा? 150, तो हो जाएगा 3150। ये 3150 क्या हुआ? ये 3150 हुआ जीडीपीएमपी। समझे? क्या हुआ? जीडीपीएमपी। अगर ये उत्पादन बढ़ेगा, ये मान लिया कि आपका 20 केजी है, अगर 40 किलो हो जाएगा, अगर 30 केजी है 90 किलो हो जाएगा, तो अगर उत्पादन बढ़ेगा तो ये अमाउंट भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ये अमाउंट हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, यानी इनकम बढ़ेगा। तो जीडीपी है क्या? तो जीडीपी देश का इनकम होता है। अब इसको लिखें कैसे? तो लिखेंगे जीडीपीएमपी इज मनी वैल्यू। क्या है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the geographical boundary of the country during an accounting year। क्लियर है? जीडीपीएमपी क्या है? जीडीपीएमपी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अंतिम वस्तुएं का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक वैल्यू को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और फिर से सुनो, जीडीपीएमपी इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by the normal resident
by they are produced by the normal resident within the geographical boundary of the country during an accounting year. During an accounting year is, हम समझ गए। अब कहिए सर नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है देश के निवासी, जो मूल निवासी है, और प्लस वैसे जो फॉरेनर जो 1 साल से अधिक यहाँ पे रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश के लिए होता है, कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे एम्बेसी में जो काम करते हैं या ये क्रू जो मेंबर होते हैं, उन सभी को छोड़कर 1 साल से अधिक जो यहाँ पे रह गए हैं, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए है या कि जिस कंट्री के लिए है, वह उसी के देश की राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा। आप एग्जांपल समझिए, जैसे हुंडई यहाँ बहुत सारे कार का उत्पादन कर रही है, सैमसंग वहाँ बहुत सारे टीवी का उत्पादन कर रहे हैं, मान लिया जर्मनी कोई अगर यहाँ फैक्ट्री लगाई है, तो कंपनी विदेशी है, लोग विदेशी हैं, लेकिन जो जीडीपी होगा वो इंडिया का बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? अगर एफडीआई आया तो एफडीआई आया मतलब इंडिया में बहुत सारा फैक्ट्री का निर्माण हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर अगर उत्पादन बढ़ेगा तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया का इनकम बढ़ेगा। तो जीडीपी क्या? इनकम। नेशनल इनकम क्या है? फ्लो कंसेप्ट देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं तो कहता है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्र आय एक फ्लो कंसेप्ट है और एसेट एक स्टॉक कंसेप्ट है। एसेट, वेल्थ, स्टॉक कंसेप्ट। राष्ट्रीय आय क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। तो जीडीपी क्या है? देश का इनकम है। समझ में आया? तो चलिए लिखते हैं, लिखो बाबू, लिखिए मीनिंग्स ऑफ जीडीपी। मीनिंग्स ऑफ जीडीपी एमपी, मीनिंग्स ऑफ जीडीपी एमपी, इसको नोट कीजिए, पहले मैं लिखता हूं इसको। देखो लिखते हैं मीनिंग ऑफ जीडीपी एमपी, है ना, दोनों भाषा में बोल देंगे। जीडीपी एमपी इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by normal residents, है ना, within the geographical boundary of a country during an accounting year, समझ में आया? क्लियर? हम हिंदी में बोल देते हैं, देखो जीडीपीएमपी, एक लाइन जीडीपीएमपी यानी कि सकल मनी वैल्यू, एक मनी वैल्यू है। फाइनल गुड्स के मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का करें डबल काउंटिंग हो जाएगा, उसके हम बाद में बताएंगे। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिटीजन ऑफ द कंट्री प्लस ऑल द फॉरेनर हु इज रिजाइडिंग इन दिस कंट्री सिंस मोर देन 1 year विदिन द जोग्राफिकल बाउंड्री कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कह रहा है कि किसी भी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा जोग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी मनी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। उसकी मनी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, जीडीपी is money value of all final goods and services which are produced within the geographical boundary of the country during an accounting year, है ना। देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो जोग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है? सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए जो जीडीपी होता है ना, वो देश के अंदर ही वस्तुओं को उत्पादन जो होता है उसको ही शामिल करते हैं।
देश के बाहर से आने वाले इनकम को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम लोग जो होता है ना, हम लोग जो प्रोड्यूस गुड्स का करते हैं उसका नहीं करते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि जो हम सामान यहाँ से बनाते हैं वो बाहर में अगर एक्सपोर्ट होता है उसके मनी वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं, उसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग और देखते हैं, थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं। पहले इसको समझाते हैं। देखिए थोड़ा सा आइए बोर्ड पे, और इसका जो पीडीएफ जो मैंने आप लोग को शेयर किया है उस पर डिस्कशन करा लेते हैं, देख लेते हैं क्या है उसमें। ये दोनों भाई लैंग्वेज में आप लोग को मैंने दिया है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए वैसे आपको ये सारी चीज पढ़ना है पूरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह से आपको प्राइवेट इनकम करके 12 आपको पढ़ना है। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि जीडीपी से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जीडीपी क्या है मैंने बता दिया, वैसे यहाँ से लिखा हुआ भी है, जो मैंने लिखाया है वो लिखा हुआ भी है, और साथ ही साथ हम आपको इसके फीचर्स को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। इस फीचर्स में हम लोग लिखते हैं, ये दोनों भाषा में है, चूंकि इंग्लिश वाला पीडीएफ मैंने खोला हूँ। इट इज डोमेस्टिक कंसेप्ट, क्या जीडीपी क्या है, डोमेस्टिक कंसेप्ट rather than a national concept, और therefore it does not include net factor income from abroad, विदेशों से होने वाले इनकम को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब ग्रॉस रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, हम बताएंगे आपको आगे जैसी में आपको। और टू अवॉइड डबल काउंटिंग इट इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डबल काउंटिंग ना हो वस्तुओं के, इसलिए फाइनल गुड्स का एंट्री करते हैं। जीडीपी एक मॉनेटरी कंसेप्ट है और इट इंक्लूड्स ओनली मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इट इज फ्लो कंसेप्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक पॉइंट आया कि राष्ट्रीय आय की जब हम लोग गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग सिर्फ अर्नड इनकम को शामिल करते हैं, अनअर्नड इनकम को शामिल नहीं करते हैं। तो कई ऐसा अनअर्नड इनकम क्या है, जैसे स्कॉलरशिप से मिलने वाला पैसा, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है, सरकार के द्वारा सब्सिडी जो मिलता है, ऐसे इनकम को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं और ट्रांसफर इनकम कहते हैं, एंड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो कहिएगा सर इसको नहीं करेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे प्राइवेट इनकम, हम लोग जब पढ़ेंगे पर्सनल इनकम, हम लोग जब पढ़ेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है अर्नड इनकम को शामिल करेंगे। तो राष्ट्रीय आय में जीडीपी हो या जीएनपी हो, एनडीपी हो, सभी में सिर्फ हम लोग अर्नड इनकम को शामिल करेंगे। एक टर्म मैंने आपको यहाँ पे बताया, बता दूं सबसे पहले डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं घिसावट। क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे? घिसावट, या डिप्रिसिएशन का और एक नाम है, इसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे मशीन वगैरह खराब हो जाता है ना, तो उसमें कुछ खर्च होते हैं, उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। और क्या है देखिए, इसका नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। किसको? डिप्रिसिएशन को। इसको वियर एंड टीयर भी कहते हैं। और एग्जाम्पल से समझिए डिप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे कि मान लिया कि आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार है, आपने खरीदा है, ठीक है, मई के महीना में, और इस कार को आप जो है बेच रहे हैं अगस्त के महीना में। तो कार आप खरीदे हैं कितना में? मान ले कोई कार आप खरीदे हैं 12 लाख रुपया में, एक आए दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या ये 12 लाख में बिकेगा? नहीं बिकेगा। ये कहेगा हम आपको 9 लाख रुपए देंगे, आए दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख देंगे, यानी कि 12 माइनस 9 तो कितना बच गया? 3 लाख। तो 3 लाख क्या होगा? यही कहलाता है डिप्रिसिएशन। क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन। जिस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, एक हम खरीदेगा 2 लाख में, अगर हम इसके बेचना हो तो 2 लाख नहीं मिलेगा, इसको कम पैसा मिलेगा। इसी को हम लोग घिसावट कहते हैं, समझ गए? तो जब उत्पादन होता है तो मशीन चलते हैं या फिजिकल एसेट का जो उपयोग होता है, उसमें जो डिप्रिसिएशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं
घिसावट, उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन, उसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसी को कहते हैं वेयर एंड टियर कॉस्ट, उसी को कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अलग अलग नाम से हैं। क्लियर है? तो ये जो एक है जीडीपी, क्लियर है? अब देखो दो चीज, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। पढ़ते होंगे 9th में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है? देखिए, ग्रॉस अगर दिया हुआ है, ग्रॉस से अगर नेट पर आना है इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन, और अगर नेट दिया हुआ है, नेट से अगर हमें यहाँ पे आना है इसको हम लोग कर देंगे प्लस डिप्रिसिएशन। क्या कर देंगे? प्लस डिप्रिसिएशन। क्लियर है? क्या करेंगे? प्लस डिप्रिसिएशन। तो देखिए यहाँ पर फिर से आइए, जैसे मान लिया कि आपके पास जीडीपी है, जीडीपी एमपी है, तो जीडीपी एमपी में अगर हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तभी क्या हो जाएगा? तो देखिए सब कुछ वही रहेगा, एडीपी एमपी वही रहेगा, ये जो जी है, ये जो जी है सिर्फ एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जीडीपी से क्या हो जाएगा? एनडीपी। क्या हो जाएगा? एनडीपी। तो फिर से अगर देखिए, अगर सीधा लिखना हो कि एनडीपी एमपी क्या होता है, एनडीपी एमपी इक्वल टू होता है जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, माइनस हम लिखा देंगे माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन। और समझिए, जैसे कि ये अगर आपके पास दिया हुआ है जीडीपी, क्या दिया हुआ है? जीडीपी दिया हुआ है, और लाना है किस पर? एनडीपी एमपी पर लाना है। तो क्या करेंगे? तो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, अगर इसमें हम कर देंगे माइनस क्या? डिप्रिसिएशन, तो एनडीपी हो जाएगा। अगर एनडीपी दिया हुआ है, अगर लाना हो किस पर? लाना हो जीडीपी पर, तो हम लोग प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो जीडीपी हम बोले थे, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by the normal resident within the geographical boundary country during an accounting year। एनडीपी क्या हो जाएगा? एनडीपी में सिर्फ डिप्रिसिएशन का अंतर है, बाकी सब वही है। एनडीपी हो जाएगा एनडीपी एमपी is the net money value of all final goods and services which are produced by the normal resident within the geographical boundary of the country during an accounting year। यानी एक वित्तीय वर्ष में समान निवासियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके नेट मनी वैल्यू को, उसके सकल मनी वैल्यू को, नेट मतलब निवल होता है, उसके नेट मनी वैल्यू को हम लोग एनडीपी एमपी कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको सीधा कर देते हैं। क्या करेंगे? एनडीपी एमपी इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? माइनस डिप्रिसिएशन। दो चीज सिखाएं। अब देखिए एक चीज और, थोड़ा सा वापस आते हैं। देखिए बाबू, यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम ये 20 केजी है तो 30 किलो हो जाएगा, ये 30 से 90 किलो हो जाएगा, तो अमाउंट ही बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, 10 से हो जाएगा 20, और ये तो ये भी अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए जीडीपी का सही आकलन पता चले कि रियली में कितना उत्पादन बढ़ा है, इसलिए जीडीपी को मापने के लिए कांस्टेंट प्राइस का प्रयोग किया जाता है। कांस्टेंट ईयर प्राइस यानी कि बेस ईयर प्राइस, एक होता है करेंट ईयर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस। तो देखते होंगे जब आप बुक्स पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठते हैं, तो देखते हो दो चीज होता होगा, एक होता होगा रियल जीडीपी, एक होता होगा नॉमिनल जीडीपी। तो जब किसी भी देश के जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पर मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं, और जब किसी भी देश के जीडीपी को मार्केट वैल्यू पर यानी करंट प्राइस पर मेजर किया जाता है, यानी जो बाजार में प्रचलित मूल्य है, तो उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो लिखिए, जब जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पर मापा जाता है या कैलकुलेट किया जाता है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं, और जब जीडीपी को बाजार मूल्य पर यानी प्रचलित बाजार मूल्य पर करंट ईयर प्राइस पर मेजर किया जाता है तो उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। एक हो गया रियल जीडीपी, दूसरा हो गया
नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है? भारत में जो बेस ईयर अभी है क्या है? 2011-12। कौन भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है? सीएसओ। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर? इसका नाम चेंज हुआ है अभी, बताइए कि इसका नाम क्या हुआ है। ऐसे देखिए, जो किसी भी देखेंगे कि किसी भी देश की ग्रोथ को जो हम लोग मेजर करते हैं वो जीडीपी से करते हैं, है ना? तो क्वेश्चन है कि किस जीडीपी से करते हैं, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? तो आंसर लिखिएगा रियल जीडीपी। जब किसी भी देश का रियल जीडीपी बढ़ता है तो उसे आर्थिक विकास हमारा बढ़ रहा है पता चलता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहा हूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो जब किसी देश का जीडीपी बढ़ता है, जब किसी देश का जीडीपी बढ़ता है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और जब किसी देश का जो है आपका जो है जीडीपी बढ़ने के साथ उसमें परिवर्तन होता है, कुछ पॉजिटिव चेंज होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, तो ऐसे चेंज अगर होता है, यानी ग्रोथ प्लस चेंज, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी होगा या रियल जीडीपी होगा? तो रियल जीडीपी इसका आंसर होगा। दूसरी बात है कि भारत में वैसे राष्ट्रीय आय की गणना आज़ादी के पहले सबसे पहले आपका जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वो ऑथेंटिक नहीं था, साइंटिफिक नहीं था। बाद में 1933 में आपका VK RV राव के द्वारा राष्ट्रीय आय पे एक पुस्तक लिखी गई, वो ऑथेंटिक माना जाता है। इसको हम लोग जब अलग से कर देख लेंगे। वैसे जो जीडीपी का जो सबसे पहले जीडीपी शब्द का प्रयोग किया गया विलियम डिग्बी के द्वारा किया गया था। और जीडीपी के द्वारा जो आर्थिक आंकड़े यानी आर्थिक विकास की जो रिपोर्ट जो पेश किया गया सबसे पहली बार पूरी दुनिया में, वो साइमन कुजनेट्स के द्वारा किया गया था अमेरिकी संसद में। अमेरिकी संसद को यूएस कांग्रेस कहते हैं। उसके बाद जो है अलग अलग कंट्री ने जीडीपी को ही आधार बनाकर देश को ग्रोथ को मेजर करने का प्रयास किया। जीडीपी को द्वारा इस तरीके से मेजरमेंट होता है, यानी कि देश की ग्रोथ का जो मेजरमेंट होता है वो जीडीपी से होता है। जीडीपी से क्या पता चलता है? देश का इनकम। और देखिए, अगर जो जीडीपी है, जो देश का जीडीपी है, उसको अगर देश की पॉपुलेशन से भाग देते हैं, इससे मिलता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम। तो देश की जीडीपी को पॉपुलेशन से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्या मिल जाएगा? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो, रिचार्ड स्टोन को ऐसे फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल इनकम कहा जाता है। तो साइमन कुजनेट्स को भी नोबेल प्राइज मिला है। विलियम और उसके बाद जो रिचार्ड स्टोन है उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है। मैंने दो व्यक्ति का नाम आपको जिक्र किया है। और किसी भी देश की जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के क्या अवयव हैं। तो आज आपको मैंने जीडीपी सिखाया है और आई थिंक आपको जीडीपी निकालने के लिए आ गया होगा। तो कहिएगा सर इसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें? तो एनसीईआरटी का जो 12th का बुक उसे पढ़ सकते हैं, या मैनटू का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे भी उठा के देख सकते हैं। उसमें भी राष्ट्रीय आय की गणना बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लासेज में जीडीपी मापने के लिए सिखाया है। वैसे इसकी पीडीएफ में जब देखिएगा तब इसमें आपको सब समझ में। जैसे देखिए, मैंने जीडीपी का जो डिफिनेशन लिखा है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during 1 year inclusive depreciation, and there are both resident as well as foreign producer, जिसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट मैंने आपको कहा है। आई थिंक आज के क्लासेज में आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए, मैंने इस तरह से फीचर्स आपको बता दिया है, पीडीएफ में दिया होगा, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आज का तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्लासेज में इन सभी पर, यानी कि जो टोटल 8 है ना, मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। तो मैं पुनः कहता हूं, अगर आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आज, ऑनलाइन क्लासेस चलता है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो वहाँ पे स्टोर में जाके परचेज करने का ऑप्शन होगा, और लाइव क्लास से जुड़िए। काफ़ी कम फी रखा गया है,
ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्वालिफाई करें। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स आप सीखें, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो अगर हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार वासियों को मैं अर्थशास्त्र की शिक्षा दे सकूं। धन्यवाद।